प्यारे बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम करेंगे कैसे बनता है रेडियो नाटक, यानी कि रेडियो नाटक को हम कैसे बनाएंगे। इसका दूसरा नाम है ध्वनि नाटक। ध्वनि नाटक भी कहा जाता है। यह एक कष्टदायक सच्चाई है कि एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में रेडियो नाटक हिंदी में अभी तक कोई जगह नहीं बना पाया है। नेमीचंद जैन द्वारा कही गई है। मशहूर रंगकर्मी एवं साहित्यकार हैं ये। इस पाठ में हम पढ़ेंगे रेडियो नाटक की परंपरा, सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक, समानता और अंतर, रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों की महत्ता, रेडियो नाटक की अवधि और पात्र। आज से कुछ दशक पहले एक जमाना ऐसा भी था जब दुनिया में न तो टेलीविजन था न कंप्यूटर, सिनेमा हॉल और थिएटर थे तो, लेकिन उनकी संख्या आज के मुकाबले में काफी कम होती थी और एक आदमी के लिए वे आसानी से उपलब्ध भी नहीं थे। ऐसे समय में घर में बैठे मनोरंजन का जो सबसे सस्ता और सहजता से प्राप्त साधन था वो था रेडियो। रेडियो पर खबरें आती थी, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आते थे, खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित होता था। एफएम चैनलों की तरह गीत संगीत की भरमार रहती थी। टीवी धारावाहिकों और टेलीफिल्मों की कमी को पूरा करते थे। रेडियो पर आने वाले नाटक हिंदी साहित्य के तमाम बड़े नाम साहित्य रचना के साथ साथ रेडियो स्टेशनों के लिए नाटक भी लिखते थे। उस समय ये बड़े सम्मान की बात मानी जाती थी। कहने का आशय है कि रेडियो के साथ जुड़ना एक सम्मानजनक बात कही जाती थी उस समय। हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका रही है। हिंदी के कई नाटक जो बाद में मंच पर भी बेहद कामयाब रहे, मूलतः रेडियो के लिए लिखे गए थे। द्रमीर भारती कृत अंधायुग और मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। लेकिन फिलहाल हम इस पर ध्यान देंगे कि रेडियो नाटक कैसे लिखे कैसे जाते हैं। सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में भी चरित्र होते हैं। उन चरित्रों के आपसी संवाद होते हैं और उन्हें संवादों के जरिए आगे बढ़ती है कहानी। जो संवाद होते हैं, इन संवादों के माध्यम से ही कहानी आगे बढ़ती है। बस सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में विजुअल्स अर्थात दृश्य नहीं होते। यही सबसे बड़ा अंतर है रेडियो नाटक और सिनेमा या रंगमंच के माध्यम में। रेडियो पूरी तरह से श्रव्य माध्यम है, इसलिए रेडियो नाटक का लेखन सिनेमा व रंगमंच के लेखन से थोड़ा भिन्न है और थोड़ा मुश्किल भी। आप सबको कुछ संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से संप्रेषित करना होता है। यहाँ आपकी सहायता के लिए न मंच सज्जा तथा वस्त्र सज्जा है और न ही अभिनेता के चेहरे की भाव भंगिमाएं, वरना बाकी सब कुछ वैसा ही है। एक कहानी का वही ढांचा, शुरुआत, मध्य, अंत। इसे यूं भी कह सकते हैं परिचय, द्वंद्व, समाधान। बस ये सब होगा आवाज के माध्यम से। कहानी की विस्तृत जानकारी आपको कथा लेखन और नाट्य लेखन के अध्यायों से ही मिल गई होगी। सबसे पहले बारी आती है कहानी चुनने की। कहानी आपकी मौलिक हो या चाहे किसी और स्रोत से ली हुई, स्रोत होता माध्यम, किसी और की लिखी हुई हो, किसी और माध्यम से कहानी ली गई हो, उसमें निम्न बातों का ध्यान जरूर रखना होगा। कहानी ऐसी न हो जो पूरी तरह से एक्शन अर्थात हरकत पर निर्भर करती हो, क्योंकि रेडियो पर बहुत ज्यादा एक्शन सुनाना उबाऊ हो सकता है। उबाऊ होता है अरुचिकर, बोर करने वाला। मान लीजिए आपकी पूरी कहानी का आधार पीछा करना है,
अपराधी अपराध करके भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे लगी है और बीच बीच में दिलचस्प नाटकीय घटनाएं घटती हैं। अब सिनेमा में इसे बड़ी खूबसूरती से पेश किया जा सकता है, लेकिन रेडियो में ये कथानक शायद अपना पूरा असर बनाने में कामयाब न हो, क्योंकि सिर्फ आवाजों की मदद से आप अपराधी और पुलिस की भागदौड़ से पैदा होने वाले रोमांच का सृजन नहीं कर पाएंगे। या मान लीजिए आपकी कहानी क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेल के इर्द गिर्द बुनी हुई है। अब इस पर अच्छा सिनेमा तो बन सकता है, लेकिन रेडियो नाटक नहीं। इसलिए कहानी का चुनाव अपने माध्यम को समझते हुए ही करिए। कहने का आशय है कि माध्यम के अनुसार ही हमें कहानी का चुनाव करना चाहिए। दूसरी बात, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट होती है। इसको याद रखना है, रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? 15 से 30 मिनट। उसके दो कारण हैं। श्रव्य माध्यम में नाटक या वार्ता जैसे कार्यक्रमों के लिए मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट ही होती है, इससे ज्यादा नहीं। दूसरे, सिनेमा या नाटक में दर्शक अपने घरों से बाहर निकलकर किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित होते हैं। इसका मतलब वो इन आयोजनों के लिए एक प्रयास करते हैं और अनजाने लोगों के एक समूह का हिस्सा बनकर प्रेक्षागृह में बैठते हैं। अंग्रेजी में इन्हें कैप्टिव ऑडियंस कहते हैं, यानी कि कैद किए गए दर्शक, कैप्टिव ऑडियंस, अर्थात एक स्थान पर कैद किए गए दर्शक। जबकि टीवी या रेडियो ऐसे माध्यम हैं कि आमतौर पर इंसान अपने घर में अपनी मर्जी से इन यंत्रों पर आ रहे कार्यक्रमों को देखता सुनता है। सिनेमा घर या नाट्यगृह में बैठा दर्शक थोड़ा बोर हो जाएगा, लेकिन आसानी से उठ कर जाएगा नहीं। पूरे मनोयोग से जो कार्यक्रम देखने आया है देखेगा। जबकि घर पर बैठे या बैठकर रेडियो सुनने वाला श्रोता मन उचटते ही किसी और स्टेशन के लिए सुई घुमा सकता है या उसका ध्यान कहीं और भी भटक सकता है। इसलिए अमूमन रेडियो नाटक की अवधि छोटी होती है, और अगर आपकी कहानी लंबी है तो फिर वह एक धारावाहिक के रूप में पेश की जा सकती है, जिसकी हर कड़ी 15 या 30 मिनट की होगी। यहाँ एक बात और समझ लीजिए, रेडियो पर निश्चित समय पर निश्चित कार्यक्रम आते हैं, इसलिए उनकी अवधि भी निश्चित होती है। 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट वगैरह। अब क्योंकि आपके रेडियो की अवधि इस सीमित है, तो फिर आपने अपने आप ही पात्रों की संख्या भी सीमित हो जाएगी, क्योंकि श्रोता सिर्फ आवाज के सारे चरित्रों को याद रख पाता है। ऐसी स्थिति में रेडियो नाटक में यदि बहुत ज्यादा किरदार हैं तो उनके साथ एक रिश्ता बनाए रखने में श्रोता को दिक्कत होगी। अगर संख्याओं में बात करनी है तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, 15 मिनट की अवधि वाले रेडियो नाटक में पात्रों की अधिकतम संख्या 5 से 6 हो सकती है। इसको याद भी रखना है, रेडियो नाटक के लिए कितने पात्रों की संख्या होती है? 5 से 6। और आदर्श अवधि या रेडियो के लिए जो स्टिक समय है वो कितना होता है? 15 से 30 मिनट। 15 से 30 मिनट का समय होता है रेडियो नाटक के लिए, और पात्रों की संख्या होनी चाहिए 5 से 6। 30 से 40 मिनट की अवधि के नाटक में 8 से 12 पात्र। अगर 1 घंटे या उससे ज्यादा अवधि का नाटक रेडियो नाटक लिखना ही पड़ जाए तो उसमें 15 से 20 भूमिकाएं गढ़ी जा सकती हैं। पात्रों की संख्या के मामले में 2 संकेत और उपरोक्त बताई गई संख्याएं एक अंदाजा मात्र हैं। अर्थात 15 मिनट के रेडियो नाटक में अगर जरूरत है तो 7 या 8 किरदार भी हो सकते हैं, लेकिन यह संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाई तो जैसा पहले ही कहा था, श्रोता के लिए मुसीबत उठ खड़ी हो सकती है। दूसरे, हम जब इन संख्याओं
की बात कर रहे हैं तो ये प्रमुख और सहायक भूमिकाओं की संख्या है। छोटे मोटे किरदारों की गिनती इसमें नहीं की गई है। मतलब फेरी वाले की एक आवाज या पोस्टमैन का एक संवाद या न्यायालय में जज का सिर्फ ऑर्डर कहना आदि। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ कैसे बनता है रेडियो नाटक। सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर लिखने हैं सभी को अभ्यास वाले, और उनको याद करना है। जब तक अगली वीडियो नहीं आती है तब तक ये सारा काम कंप्लीट कर लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ध्वनि और प्रकाश भी चरित्र चित्रण करने तथा संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में कारगर सिद्ध हो सकता है। कारगर होता है सही, उपयोगी। प्रायः निर्देशक ही इस संबंध में निर्णय लेते हैं, पर लेखकों के सुझाव सदा स्वागत योग्य होते हैं। लेखक को यदि इन संभावनाओं की जानकारी है तो उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और रूपांतरण कार्य संतोषजनक होता है। रूपांतरण में एक समस्या पात्रों के मनोभावों को कहानीकार द्वारा विवरण के रूप में व्यक्त प्रसंगों या मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में आ सकती है। उदाहरण के लिए ईदगाह कहानी का वह हिस्सा जहां हामिद उस द्वंद्व में है कि हामिद इस द्वंद्व में है कि क्या क्या खरीदे, या जहां वह यह सोचता है कि अम्मा का हाथ जल जाता है, उसका रूपांतरण कठिन है। रूपांतरण में इस तरह के विवरण करने के लिए स्वगत कथन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लेखक मंच के कोने में जाकर अपने आप से संवाद बोलता है। लेकिन आजकल वॉइस ओवर अर्थात ऐसी ध्वनि जो दर्शकों को सुनाई देती है पर पात्र नहीं बोलता है। कहने का आशय है कि वे एक प्रकार की ऐसी ध्वनि है जिसमें मंच पर दिखाई देने वाला पात्र नहीं बोलेगा लेकिन आवाज सुनाई देती है। अम्मा वाले अंश के लिए फ्लैशबैक शैली का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार हामिद की ललचाई आंखों होठों पर जीभ फेरते और बाद में भारी कदमों से दुकान से दूर जाने का दृश्य बनाया जा सकता है। कहानी का नाट्य रूपांतरण करने से पहले यह जानकारी होना आवश्यक है कि वर्तमान रंगमंच में क्या संभावनाएं हैं। यह तभी संभव है जब अच्छे नाटक देखे जाएं। इसलिए रूपांतरण का पहला पाठ यही हो सकता है कि अच्छी नाट्य प्रस्तुतियां देखी जाएं, यानी कि अच्छे नाटक देखने चाहिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ कहानियों के नाम दिए गए हैं और उनके लेखक हैं, सभी को याद रखने। प्रसिद्ध कहानियां हैं ये। चीफ की दावत, ये कहानी जो है बीसम साहनी के द्वारा लिखी गई है। टोबा टेक सिंह मंटो द्वारा। डिप्टी कलेक्ट्री अमरकांत द्वारा। दुविधा विजयदान देथा द्वारा। कफन प्रेमचंद द्वारा। बड़े भाई साहब प्रेमचंद द्वारा। मोटे राम शास्त्री प्रेमचंद द्वारा। ईदगाह प्रेमचंद द्वारा। रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स उदय प्रकाश द्वारा। और अंत में प्रार्थना उदय प्रकाश द्वारा। मोहनदास उदय प्रकाश द्वारा। धूप का टुकड़ा 1.5 इंच ऊपर वीकेंड 3 एकांत नाम से प्रकाशित हो चुकी हैं। ये निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। ये जो कहानियां हैं, धूप का टुकड़ा, 1.5 इंच ऊपर, वीकेंड, निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई हैं। किसके द्वारा? निर्मल वर्मा। ये गतिविधि है, सभी को करनी है। परिवेश या परिस्थितियों पर इस पाठ में की गई टिप्पणी को आप नाटक में कैसे शामिल करेंगे? क्या कहानी में ऐसे कुछ और भी तत्व हो सकते हैं जिनको नाटक में डालना मुश्किल होता है? सहपाठियों एवं शिक्षकों की मदद से ऐसे तत्वों पर विचार कीजिए। यानी कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो मुश्किल होते हैं किसी भी कहानी को नाटक बनाते हुए। प्यारे बच्चों, आज जो काम करवाया है सभी इसको कापी में लिख करके याद करेंगे।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।